आज का हमारा टॉपिक बेटा बोर एटॉमिक मॉडल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक बेटा, बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ने से पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि कोलम्बिक फोर्स क्या होता है? के इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कोलम्बिक फोर्स क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा? mv स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? mv r। ठीक है। तो ये फार्मूले हैं जो कि हमें बोर एटॉमिक मॉडल में क्या करने बेटा? यूज करने हैं। तो आपको इन फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इसको रीड कर ले। देखिए, दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है। यह जो मॉडल है किसके बेस पे है? क्वांटम थ्योरी के ऊपर, क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट पढ़ेंगे हम बोर मॉडल के। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? सिर्फ सिंगल कंटेनिंग, सिंगल स्पीसीज के लिए। स्पेसिस कंटेनिंग सिंगल। ठीक है। जिसमें आपके पास में स्पीसीज कैसी रहेगी बेटा? सिंगल। जैसे कि आपके पास में, ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक है। जैसे कि आपके पास में, ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक है। हीलियम पॉजिटिव है, तो हीलियम पॉजिटिव मतलब एक ही बच गया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो हाइड्रोजन है सिंगल, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम +2 पॉजिटिव, बेरिलियम +3 पॉजिटिव। ठीक है। बोरॉन 4 पॉजिटिव। ये सारी की सारी कैसी स्पीशीज आपके पास में? सिंगल कंटेनिंग स्पीशीज है। ठीक है। तो ये मेथड सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है? सिर्फ सिंगल स्पीशीज के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। किसके लिए अप्लीकेबल है? सिंगल स्पीशीज के लिए अप्लीकेबल है। चलो अब इसके बात करते हैं बेटा, इसकी पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि पहला पोस्टुलेट क्या है बेटा? एन एटम इज स्फेरिकल लाइक ए बॉल। एटम जो होता है कैसा होता है? कि स्फेरिकल बॉल की तरह होता है। ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि एटम एक स्फेरिकल होता है। तो उसको यहाँ जो, ठीक है, बोर ने, इस बोर का पूरा नाम क्या था बेटा? नील बोर। ठीक है। नील बोर ने इसको क्या बताया कि ये कैसा है आपके पास में? एक बॉल के जैसा है। ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो सेकंड पॉइंट बेटा वो क्या है? कि द एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। ठीक है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि बेटा, क्या आपको पता है एटम कैसा आपके पास में? एक स्फेयर के जैसा है। कैसा है? कि स्फेयर के जैसा। मान लो ये आपके पास में क्या है बेटा? एक स्फेयर है। ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बेटा? एक स्फेयर है। देखिए, तो इसके जो बिल्कुल सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस पार्ट प्रेजेंट होता है, जिनको आप क्या करते हो? पॉजिटिव से डिनोट करते हो। और यहाँ पर आपके पास में इसके यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो द एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज। वो हैवी पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास में? प्रोटॉन भी होता है बेटा। क्या होता है आपके पास में? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के पार्ट को छोड़कर जो बाहर का जो पार्ट बच गया आपके पास में, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा? देर आर क्लोज सर्कुलर पाथ इज इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दीज पाथ हैविंग डेफिनेट एनर्जी एंड आर नेम एज ऑर्बिट और सेल्स और स्टेशनरी सेट स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। देखो क्या कहता है कि आपके पास में बेटा, कि जो न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर का जो पार्ट बच गया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास में? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जिस पाथ के अंदर ये चक्कर लगाते हैं बेटा, जिस पाथ के अंदर ये चक्कर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो पाथ कैसा आपके पास में? सर्कुलर है। और उसकी एनर्जी कैसी होगी? डेफिनेट एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, ये हमें मानना पड़ेगा कि इसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। ये हमें मानना पड़ेगा कि इसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब कोई अपोजिटली चार्ज या मूव करता है, तो वह क्या होगा कि उसकी ड्रॉबैक क्या थी? कि इलेक्ट्रॉन उस, ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास में कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एटम कैसा होता है? स्टेबल। तो उसी बात को, रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी, उसको किसने दूर किया बेटा? ठीक है, बोर ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पास कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और इस पाथ के अंदर क्या होती है आपके पास में? डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है। कोई फिक्स एनर्जी होती है। और इस एनर्जी को हमें अभी
फिलहाल के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। लेकिन अभी आगे मैं इसको आपको क्या करके दिखाऊंगा बेटा, प्रूव करके दिखाऊंगा कि एनर्जी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि आपके पास में अब इनका जो सर्कुलर पाथ और जो ऑर्बिट है बेटा, इनको हम नाम दे देंगे। ठीक है, इनका नाम क्या क्या है, आप इसको या तो ऑर्बिट कह सकते हो बेटा, या फिर इसको सेल कह सकते हो, या फिर इसको स्टेशनरी स्टेट्स कह सकते हो, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स कह सकते हो। ये इनके नाम है। ठीक है, ये क्या किसके नाम है, ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, या तो आप उसको सेल बोल सकते हो, ऑर्बिट बोल सकते हो, स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हो, अलाउड एनर्जी स्टेट बोल सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यस और नो बेटा, बोलिए, जल्दी बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस बराबर होगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। देखो ये क्या कहना चाहता है बेटा, देखिए दोबारा से मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको इसको समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि बेटा, ये आपके पास में, ठीक है, कोई एटम का कोई एटम है बेटा। ठीक है, ये आपके पास में कोई एटम है। देखिए होगा क्या, आपके पास में आपको पता है कि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में तो क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। और यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन। अब इस पॉजिटिवली चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है, अब इसके बीच में क्योंकि अपोजिट है तो इसके बीच में कोई तो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स, जिसको मैं यहाँ डिनोट कर दूंगा बेटा किससे, एफ ई से। किससे डिनोट कर दूंगा, एफ ई से। एफ ई मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब ये ऐसा थोड़ी ना कि इसको अट्रैक्ट करे तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, नहीं। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बैलेंस कौन कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपने शुरुआत में कहा था, इसको रीड कर लेना, कितनी होती है, एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। इट मीन्स जो आपके पास में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसको जो बैलेंस कर रहा है वह कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है, एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसकी वैल्यू मैंने शुरुआत में लिखी थी, क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। और इधर कितना है बेटा आपके पास में, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब देखो, मान लो ये आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था आपके पास में, ये इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगा, तो उसको आप क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आपके पास में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर है। अब देखो, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर क्या है आपके पास में, चार्जेज हैं। तो एक चार्ज तो क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास में आपको ये नहीं पता कि हम किसके लिए निकाल रहे हैं। अब जेड की वैल्यू, ये सिंगल स्पीशीज है, जेड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो एक तो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर तो किसी का भी हो सकता है, उसको मैं क्या मान लूंगा बेटा, यहाँ से जेड मान लूंगा। ठीक है, और ई क्या, और क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन होंगे तो ई हो जाएगा आपके पास में। और एक इसकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी बेटा, कुलाम। तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, कुलाम। तो ये आ गया पॉजिटिव जेड ई। ठीक है, सेम इसी तरह एम वी स्क्वायर आर में आपके पास में, ठीक है, क्या होगा, एक अगर आप, ठीक है, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो, उसमें भी क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और उसकी भी क्या होगी आपके पास में, यूनिट कैसे आएगी, कूलाम में आएगी। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ से क्या की हैं, कैलकुलेट की हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ से पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास में क्या है, देखो ये वैल्यू दे रखी है, क्या थी कि आपके पास में एफ ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर दे रखा था। और आप इसको क्या लिख रहे थे, एफ ई, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो आप इसके बराबर लिख रहे थे, के Q1 Q2, ठीक है, अपॉन में आर का स्क्वायर। और इधर क्या है बेटा,
mv स्क्वायर अपॉन में r। तो बेटा q जो मैंने जो लिखा है ना z और q, देखो q क्या है आपके पास में एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा आपके पास में e, ठीक है। अब Q2 क्या है, वो कोई एटॉमिक नंबर होगा आपके पास में, तो साथ में उसका वो क्या होगा प्लस का Z और E होगा, ठीक है। क्योंकि आपने चीजें ये कैलकुलेट की हैं, तो चार्ज क्या है Q1 Q2, तो एक तो चार्ज यहाँ से आ जाएगा आपके पास में, और एक Q1 मतलब आपके पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा वो वाला। तो आपके पास में यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि K डॉट, ठीक है, जेड, यहाँ क्या क्या देखो जेड है, जेड, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ई का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू वो एज इट इज है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, वो एज इट इज आपके पास में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो एक वैल्यू आपने यहाँ से ये निकाली है जो कि आपको याद रखनी बेटा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में इज इक्वल टू किसके बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये चीजें आपने यहाँ से निकाली, प्लस का जेड ई और ई, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो अगर आपको ये चीज यहाँ से समझ में भी नहीं आए तो आप इसे समझ लेना है Q1 की वैल्यू कितनी है ई, और एक Q2 की वैल्यू कितनी है, मतलब Q कोई भी एक आप किसी के लिए भी करो उसका एटॉमिक नंबर तो कुछ भी हो सकता है जेड और ई, ठीक है। तो आपके पास में टोटल कितने हो जाएंगे जेड ई का स्क्वायर। तो इसके साथ आपने एम वी स्क्वायर अपॉन आर के साथ में कुछ नहीं किया। आई होप आपको इतनी यहाँ तक बात बेटा समझ में आई होगी, या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, बोलो क्लियर है या नहीं, यस और नो बेटा, क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं बेटा। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो आपके पास में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल किसके एच अपॉन में 2 पाई बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब जो एन की वैल्यू इंटीजर में होगी, ठीक है, तो वो फिक्स होगी आपके पास में। देख जैसे कि द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, कि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा उसको हम क्या कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा कि आपने अभी एक वैल्यू क्या होगा कि एम वी आर इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व दो जो ऑर्बिट विच एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा एम वी आर, और वो कहता है कि वो किसके क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके एच अपॉन में 2 पाई। तो हम तो किसके लिए निकालेंगे एन एच के लिए निकालेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कितना हो तो हम उसको क्या मान लेंगे एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। एन की वैल्यू तो हमारे पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एन की वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है बेटा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इससे पहले बेटा तो इसी में, तो यदि मान लो मेरे पास आपके पास में फर्स्ट ऑर्बिट क्या है मान लो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास में एन की वैल्यू कितनी हो 1 होगी, तो आपके पास में, ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा एम वी, ठीक है, आर वन, ठीक है। क्योंकि आर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप कितना ले रहे हो एन की वैल्यू 1 ले रहे हो, तो एन की जगह कितना पुट करोगे 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अच्छा इसी तरह बेटा आप किसके लिए करोगे सेकंड ऑर्बिट के लिए करोगे, किसके लिए करोगे सेकंड ऑर्बिट के लिए करोगे, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एम वी आर 2, ठीक है। एन की जगह कितना पुट कर दोगे आप 2 पुट कर दो बेटा 2 एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है, 2 एच अपॉन में 2 पाई। अच्छा बेटा अब आप थर्ड ऑर्बिट के लिए कर लो, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल लो, तो एन की वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास में एम वी आर 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 एच अपॉन में 2 पाई। ऐसे आपके पास में कंटिन्यूटी से चलते रहेंगे। तो एन की वैल्यू तो बेटा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इट मीन्स, ठीक है, कि आपके पास में इसके क्या होगी इंटीमल मल्टीपल में आएगी वो 1 2 3 ऐसे आप उसके अंदर क्या कर सकते हो बेटा पुट कर सकते हो। चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक बेटा। प्रूफ में क्या करेंगे कि हम किसी कंसेप्ट को लगाएंगे डी बोर्गलिक हाइपोथेसिस, किसी कंसेप्ट को लगाएंगे डी बोर्गलिक हाइपोथेसिस, ठीक है। और वो क्या था आपके पास में कि
क्या होता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। ठीक है, क्या होता है, एच अपॉन में एम वी। ठीक है, एच अपॉन में एम वी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, वी है बेटा आपके पास में। देखो आपके पास में यहाँ आपके पास में क्या होता है कि जितने रिवोल्यूशन होता है, देखिए फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एन लैम्डा। क्यों, एच अपॉन एम वी की जगह क्या लिख पुट कर देंगे हम। ठीक है, लैम्डा, तो एन लैम्डा, क्योंकि मैंने यहाँ क्यों लिखा कि लैम्डा क्या होता है बेटा, एच अपॉन में एम वी। ठीक है, तो एच अपॉन में एम वी, 2 पाई आर क्या है, किसके बराबर है, एन लैम्डा, तो 2 पाई आर अब पुट कर देंगे इसमें लैम्डा की जगह बेटा। ठीक है, तो एन इंटू लैम्डा की जगह में क्या पुट कर दूं, एच अपॉन में एम वी पुट कर दूं बेटा। तो क्या होगा आपके पास में, फार्मूला क्या बन जाएगा। अब देखो थोड़ा इसको रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, एम वी 2 पाई को तो नीचे ले आऊंगा और एम वी को इधर भेज दूंगा बेटा। तो मैंने इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिख रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, एम वी आर। ठीक है, और एन एच अपॉन में क्या आ गया बेटा, 2 पाई, क्या आ गया, 2 पाई, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, हंस प्रूव। आपने यही तो चीज पढ़ी है, यही तो कैलकुलेट किया है। क्या था, एम बी आर इजिकल टू क्या है, एन एच अपॉन में 2 पाई। तो देखिए बेटा आपने क्या प्रूव कर दिया, एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखो 2 पाई आर का मतलब क्या था, रिवोल्यूशन, जितनी रिवोल्यूशन होगी उतनी क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी। देखो यहाँ पर कितनी है आपके पास में, रिवोल्यूशन कितनी हो रही है, 3 हो रही बेटा, 1 2 और 3, तो मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही, 3। तो कितने रिवोल्यूशन किए हैं इसने, 3 रिवोल्यूशन किए हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। यहाँ से देखो इसने कितने किए, 1 2 3 4, तो इसने कितने रिवोल्यूशन किए, 4, तो लैम्डा वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4। इसने यहाँ पर कितने किए, देखो बेटा 1 2 3 4 और 5, यहाँ कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ देखो वेव्स कितनी आई, 3 वेव्स आ गई। यहाँ कितनी आई आपके पास में, 4 वेव्स आ गई बेटा। और यहाँ आपके पास में कितनी आ गई, 5 वेव्स आ गई। यहाँ आपके पास में कितनी आ गई, 5 वेव्स आ गई। ठीक है, तो देखो, तो हुआ क्या आपके पास में, 3 वेव्स है, यहाँ 4 वेव्स है, और यहाँ 5 वेव्स है। तो 2 पाई आर बेटा रिवोल्यूशन किसके बराबर है आपके पास में, वेवलेंथ के। मतलब आपके पास में जितनी आपके पास में रिवोल्यूशन होगा बेटा, उतनी ही क्या होगी आपके पास में, वेवलेंथ होगी। उतनी आपके पास में क्या होगी बेटा, वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने क्या किया कि भाई, तो 2 पाई आर किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर, तो हमें पता है लैम्डा किसके बराबर होता है, एच अपॉन में एम वी। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एच अपॉन में एम वी। तो बेटा थोड़ा रीअरेंजमेंट किया, यहाँ से एम वी को मैंने इधर भेज दिया, तो क्या बन गया बेटा, एम वी आर, और 2 पाई को नीचे ले आया, तो क्या हो गया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, ये आपका रिजल्ट क्या हो गया बेटा, आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पोस्टुलेट नंबर 4 की, सॉरी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6th। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या कहता है कि यदि बेटा आपके पास में, इससे पहले कोई रह गया क्या, देखता हूँ मैं, नहीं है। ठीक है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक रह गया लगता है, देखता हूँ, चेक करता हूँ बेटा, आई विल चेक। नेक्स्ट पोस्टलेट बेटा हमारा, उसमें क्या कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द स्टेशनरी स्टेट देन इट डज नॉट लॉस एनर्जी, सच ए स्टेट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। मतलब कि ये कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास में स्टेशनरी स्टेट में, इट मीन्स वह अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, तो वह स्टेट कौन सी होती है बेटा, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता। तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल जो साथ वाली जो होती है बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपके पास में, इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये जो स्टेट आपके पास में, ठीक है, ये कौन सी होती है, इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। इसको आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर जो बेटा क्या आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसको आप
क्या बोलते हो, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हो। और वो क्या होता है आपके पास में, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो आपके पास में जो एटम अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता, वो किस में नहीं करता, ग्राउंड स्टेट में नहीं करता। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, जहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास में, 1 होगी। ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, जहां पर आपके पास में एन की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब कहाँ होगा आपके पास में, जो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट के पास होगा। तो आपके पास में स्टेबिलिटी भी, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आपके पास में स्टेबिलिटी, ठीक है, ज्यादा। स्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज है। तो ये आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसको आप एफ से डिनोट करते हो, ये क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन यदि आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या है, ज्यादा है, तो क्या डिस्टेंस क्या होगी आपके पास में, कम होती चली जाएगी। तो जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो घट, ये आपके पास में रेडियस तो जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो अट्रैक्शन आप ज्यादा करते, तो यहाँ तो ये तो क्या हो जाती है, डिस्टेंस तो क्या होती जाती, बढ़ती जाती, घट। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। डिस्टेंस कम, ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा। ये बात ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट पोस्टलेट बेटा हमारे पास, ई स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दीज ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स एंड आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 और KLMNO फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक ऑर्बिट है, प्रत्येक पाथ जो है, सर्कुलर पाथ है, उसकी एक डेफिनेट अमाउंट एनर्जी होती है, जिसको आप ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के नाम से जानते हो। उनको नंबर कर दिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब आपके पास में जो n की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए क्या क्या कह दिया गया है, उसकी सेल क्या होगी, के सेल। ठीक है, जो आपके पास में 2 है, उसकी सेल क्या होगी, एल सेल का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड है बेटा, उसको क्या नाम दे दिया गया, एम सेल का नाम दे दिया गया। फोर्थ है, उसको किसका नाम दे दिया गया आपके पास में, एन सेल का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि अब मान लो इसकी एनर्जी कितनी है, 1 वाले की इसकी कितनी है, E1 है। इसकी कितनी होगी, E2 होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी, E3 होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, E4 होगी आपके पास में। तो ये तो आपको पता है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये कैसा होता है आपके पास में, पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रत्येक पाथ होता है जिसका सर्कुलर पाथ होता है, उसकी फिक्स एनर्जी होती है, उनके नंबर कर दिए गए कि 1 है तो आपके पास में के सेल होगा, 2 है तो एल सेल होगा, 3 है तो एम सेल होगी, 4 है तो एन सेल होगा। इस तरह आपके पास में नंबर ऑफ सेल क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी बेटा। ठीक है, तो इससे आगे नेक्स्ट पोस्टलेट की बात करें, तो दीज emission और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कैन ओनली अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी टू द अनदर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब when electron jump from inner to outer orbit and is emitted when electron move from outer to inner orbital। ये कहता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी लेके, ठीक है, तो आपके ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, या फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, या तो एनर्जी रिलीज करेगा या वो लेगा। तो कौन से केस में एनर्जी रिलीज करेगा, कौन से केस में वो एनर्जी लेगा। तो आपके पास में होगा क्या बेटा, कि यदि आपके पास में, अगर हम एनर्जी E1 E2 E3 E4 की तरफ चलेंगे, तो आपके पास पता है, आपके पास में अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा बेटा, घटता चला जाएगा। अट्रैक्शन घटता चला जाएगा। क्यों, देखो वो पिछले केस में बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ से ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ न्यूक्लियस में, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, घट रहा है। जितना अब E4 की बात करें और यहाँ से न्यूक्लियस की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अट्रैक्शन तो क्या है, कम, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और इवन इवन और न्यूक्लियस की बात करते हैं, अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या है, कम। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, कम होगी बेटा। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन तो कम है और एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, तो आप एनर्जी को, ठीक है, अब जैसे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कि मान लो आपने एक कोई फोटोन ऑफ लाइट दी यहाँ से, ठीक है, और इसमें दी तो आपके पास में क्या हो गया, एच न्यू हो गई। ठीक है, आपने इसके अंदर दिया तो क्या होगी, एच म्यू डैश, और 3 वाले में दी तो क्या होगी बेटा आपके पास में, ठीक है, एच म्यू डबल डैश।
ठीक है, एच म्यू डबल डैश। तो ये आपके पास में अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो एच म्यू डबल डैश की ज़्यादा है, फिर क्या होगी एच म्यू की, ठीक है, और फिर किसकी आपके पास में एच न्यू की, ये ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, ये आपने निकाल कैसे कैलकुलेट करते हो आप? अब ये क्या क्या कह रहा है कि आपके पास में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो मतलब कोई ई टू, इन दोनों की एनर्जी गैप को ही तो डिटरमाइन करेंगे, तो वो एच म्यू क्या है आपके पास में, ई टू माइनस में ई वन क्या है एच म्यू, ठीक है, ई थ्री माइनस में ई टू क्या है आपके पास में एच म्यू डैश, ई फोर, ठीक है, माइनस में ई थ्री क्या हो जाएगा आपके पास में एच म्यू डबल डैश। तो एनर्जी जो गैप है, ठीक है, एनर्जी का जो गैप है, ठीक है, वही क्या है आपके पास में कि आपके पास में उससे क्या पता चल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब इनर से आउटर जा रहा है या आउटर से इनर जा रहा है, उसी एनर्जी गैप को क्या कहते हो आप, एनर्जी कहेंगे, कि एनर्जी गैप को कि उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि देखिए बेटा, ये आपके पास में एमिशन है और एब्जॉर्प्शन टर्म क्या होगी, यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा आपको। ये क्या होता है आपके पास में, देखिए कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, रेडिएशन या फोटोन आपके पास में है, ठीक है, तो वो यहाँ से जो ग्राउंड इसको एनर्जी दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन किस में है, ये क्या आपके पास में एन वन स्टेट, और ये कितनी आपके पास में एन की वैल्यू कितनी है टू, मतलब एन वन है वो आपके पास में क्या है बेटा ग्राउंड स्टेट है, और ये एन टू क्या है आपके पास में एन की वैल्यू टू है, वो क्या है आपके पास में एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से जो एनर्जी लेके, फोटोन एनर्जी लेके, ठीक है, कहाँ जा रहा है आपके पास में, तो ये एनर्जी इसको दे रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है आपके पास में, एन एन वन से किस में जा रहा है आपके पास में एन टू में जा रहा है, एन वन से किस में जा रहा है एन टू में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से इसकी जो एनर्जी गैप वो क्या ई एन टू माइनस में ई एन वन, कोई का फोटोन दिया, तो यहाँ से जो जब वो एन वन से एन टू में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से किस में गया एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आता है ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है बेटा ग्राउंड स्टेट से आता है, तो वह अपनी एनर्जी क्या करेगा रिलीज कर देगा, उसने जो एनर्जी ली थी तो उसको क्या करनी पड़ेगी रिलीज करनी पड़ेगी ना, तो वो एनर्जी यहाँ से क्या कर देगा रिलीज कर देगा, वो एनर्जी क्या थी आपके पास में ई एन टू माइनस में ई एन वन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये कैसा हुआ आपके पास में इमिजन हुआ बेटा, तो इमिजन क्या है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है आपके पास में हायर एनर्जी लेवल से लोअर लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो क्या होता है इमिजन, और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या होता है आपके पास में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लोअर से हायर में जाते हैं तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन, और हायर से लोअर में आते हैं तो क्या होता है बेटा इमिजन, ठीक है, क्या होता है आपके पास में इमिजन होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है कि रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल सेल, ठीक है, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल सेल, इसको आप और क्या कह सकते हो रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसको आप डिनोट कर सकते हो किससे आर एन से, ठीक है, इसको आप डिनोट कर सकते हो बेटा किससे आर एन से। तो आपको पता है कि ये एटम था आपके पास में, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये किसके द्वारा बैलेंस था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा एम वी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है आर। तो बेटा होगा क्या आपके पास में, ठीक है, देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि आपके पास में ये एफ ई, यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, एफ ई की वैल्यू पुट करेंगे के, ठीक है, क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का स्क्वेयर, और यहाँ क्या है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ठीक है, यहाँ रेडियस को मैं क्या मान लूंगा बेटा एन, क्योंकि मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ एन टर्म के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ इसको मैं क्या मान लूंगा ये क्या आपके पास में एन टर्म हो जाएगी आपके पास में। तो यहाँ से जब आप nth के लिए टर्म के लिए निकालोगे तो आर एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में के क्यू वन,
Q2। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि आपके पास में यहाँ जो आपके पास में यहाँ सुकेर है और यहाँ 1 है, तो एक क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा आपके पास में। तो बचेगा क्या, वो Rn बचेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, K Q1 Q2 अपॉन में MV सुकेर। लेकिन आपको बताया था इस Q1 की वैल्यू कितनी थी, E, और इस Q2 की वैल्यू कितनी प्रूव की थी पीछे हमने, प्लस का ZE। तो इसको वापस से ठीक है लिख देते हैं बेटा। तो Rn आपके पास में किसके बराबर आ गया, K Z, ठीक है, E का सुकेर अपॉन में, ठीक है, MV सुकेर। अच्छा, अब आपने एक चीज और भी पढ़ी थी अभी पीछे ही, कि एक रिजल्ट क्या पढ़ा था, MVRn किसके बराबर पढ़ा था, NH अपॉन में 2 पाई के बराबर पढ़ा था बेटा। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है, V की फ्रीक्वेंसी निकाल लो बेटा, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लो, सॉरी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, वेलोसिटी है। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, NH अपॉन में, ठीक है, और 2 पाई, ठीक है, M और RN। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों इस केस से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ से V कैलकुलेट कर लिया बेटा। अब इसको हम पुट कर देंगे इस वाली में, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस नंबर फर्स्ट में। तो पुट दीज वैल्यू फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो बेटा। फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, Rn, ठीक है, K डॉट Z E का सुकेर अपॉन में आपके पास में क्या है, M, ठीक है, N सुकेर H का सुकेर अपॉन में 4 पाई सुकेर, ठीक है, M का सुकेर, ठीक है, और R सुकेर N, ठीक है। अब बेटा M सुकेर से तो एक M कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो चीजें बची उसको मैं लिख देता हूँ। देखो क्या क्या रिजल्ट क्या बचा फिर आपके पास में, 4 पाई सुकेर M, ठीक है, K Z E की पावर में, E की पावर 2, और R सुकेर, ठीक है, N, और क्या बचा बेटा आपके पास में, अपॉन में N सुकेर अपॉन में H का सुकेर, ठीक है, क्या बचा, N सुकेर अपॉन में H का सुकेर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ R सुकेर N है, तो इधर क्या है, RN, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप जो रिजल्ट क्या बचेगा वो आपके पास में देखें, आपके पास में इसको सोल्व करने के बाद क्या बचा बेटा, RN N सुकेर अपॉन में H का सुकेर, ठीक है, 4 पाई सुकेर, और आपके पास में क्या बचा, बचा बेटा M, ठीक है, और क्या बचा आपके पास में, Z और E का सुकेर, क्या बचा बेटा, Z, और आपके पास में क्या बचा बेटा, E का सुकेर। चेक करते पीछे देखो क्या क्या चीजें बची थी। तो यहाँ नीचे क्या था बेटा, देखो N स्क्वायर H, इसको तो मैं RN की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म तो कहाँ चली जाएगी आपके पास में, ऊपर आ जाएगी। तो ये सारी टर्म कहाँ जाएंगे बेटा, नीचे आ जाएंगी। क्या क्या है ये, 4 पाई स्क्वायर M, ठीक है, और क्या आपके पास में KZ E स्क्वायर, तो वही लिख दिया हमने, 4 पाई स्क्वायर MZ, ठीक है, E का स्क्वायर लिख दिया बेटा, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास में, इन सारों की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, किसको छोड़कर, सिर्फ Z को छोड़कर और N की वैल्यू को छोड़कर। एक तो हम Z की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एक N की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। Z तो किसी का भी एटॉमिक नंबर हो सकता है, N और कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास में। तो Rn जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू में N स्क्वायर और अपॉन में नीचे क्या बचेगा, Z। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास किस में आएगी, ये एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन्ग में आएगी। यदि आप इसको सेंटीमीटर में पुट करना चाहो तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर आपके पास में, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में ये जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी बेटा, आपके पास में सेंटीमीटर में आ जाएगी। बेटा यहाँ एक टर्म छोड़ दी थी हमने, क्या था वो, के की वैल्यू छोड़ दी थी, वो लिख देते हैं यहाँ पर वापस से। क्या छूट गया था पीछे, टर्म लिखी नहीं आपने, यहाँ से के रह गया था यहाँ से, ठीक है। तो के की वैल्यू मैं वापस से पुट कर दिया। अब ये कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल क्या रहेगी बेटा, एक्यूरेट रहेगी। यहाँ तक
बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ किसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एन और जेड की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0.529। ठीक है,